प्रेरकों का संयोजन का मतलब यह है कि प्रेरकों को हमको जोड़ना है। कारण क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि एक कुंडली जो होती है वो कार्य नहीं कर पाती, परिपथ बनाया गया लेकिन परिपथ में जिनका जितना हमको प्रेरकत्व चाहिए वो हमको एक कुंडली के द्वारा प्राप्त नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, उन कुंडलियों को आपस में जोड़ते हैं और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरकों का संयोजन। अब प्रेरकों का संयोजन जो होता है वो दो प्रकार का है, संयोजन ही दो प्रकार का है। हमारे पूरे जो चैप्टर पढ़ रहे हैं फिजिक्स के हम लोग, इसमें क्या है, संयोजन हमारा दो प्रकार का है, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है समांतर क्रम संयोजन। तो पहले हम लोग समझेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है। ठीक है, एक प्रेरकत्व हमारा ये दिया गया, कुंडली ये दी गई है और दूसरा प्रेरक हमारा ये दिया गया है। इनका जो प्रेरकत्व दिया गया है यानी स्वप्रेरण गुणांक जो दिया गया है, एक का हमारा L1 है, दूसरे का क्या है, L2 है और इनको आपस में इस तरह से जोड़ा गया है। ठीक, मतलब कहने का ये कि अगर एक ये कुंडली है और दूसरा ये कुंडली है, इनको जोड़ना है तो इनको हम ऐसे जोड़ देंगे आपस में, तो ये क्रम हमारा क्या कहलाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन हो जाएगा। अब अगर ये ध्यान दें, यहां से धारा कितनी प्रवाहित की जा रही है, I, तो जितनी धारा आप I यहां प्रवाहित करेंगे तो ये I धारा पूरी सर्किट में I धारा ही तो जाएगी। क्या ये धारा कहीं चेंज होगी, नहीं होगी, क्योंकि कहीं बीच में बट तो रही नहीं है, इसलिए I धारा ही हमारी प्रवाहित हो जाएगी। अगर पहली कुंडली में जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है उसको क्या मान लिया जाए, φ1, और जो दूसरी है इसमें क्या उत्पन्न हो रहा है, φ2। पहले जो प्रेरक दिया गया है, पहले प्रेरक का स्वप्रेरण गुणांक है L1, दूसरे स्वप्रेरण गुणांक क्या है, L2, और इनका जो फ्लक्स है वो क्या है, φ1, और दूसरा क्या दिया गया है आपका, φ2। ठीक, तो आप ये लिखेंगे यहां से क्या, पहले प्रेरक का फ्लक्स या चुंबकीय फ्लक्स भी लिख सकते हैं आप यहां पर। पहले प्रेरक का जो फ्लक्स आएगा φ1 बराबर हमारा किसके हो जाएगा, आपने φ बराबर एक सूत्र पढ़ा था Li, फाई बराबर क्या था, Li के, तो यहां पर हमारा φ1 किसके हो जाएगा, L1 I के, क्योंकि L1 तो अलग है लेकिन I तो सेम ही है। ठीक है, ये पहले प्रेरक का हो गया। फिर आप यहां लिखेंगे दूसरे प्रेरक का फ्लक्स। जब आप दूसरे प्रेरक का फ्लक्स फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा φ2, और φ2 बराबर किसके आ जाएगा, L2I के, क्योंकि वहां पर L1 I रहेगा, यहां पर क्या हो जाएगा आपका, L2 I हो जाएगा। क्लियर। अब इसको जो है लिखेंगे यहां से क्या, कुल फ्लक्स, क्या लिखेंगे, कुल फ्लक्स। तो कुल फ्लक्स का मान कितना आएगा, कुल फ्लक्स के मान के लिए क्या करेंगे, फाई, और फाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, φ1 प्लस φ2, दोनों के हम जो फ्लक्स निकल के आएंगे उसको क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। अब यहां से देखिए आप ये जानते हैं कि फाई बराबर हमारा क्या होता है, Li, फाई बराबर क्या होता है, Li, तो यहां पर ये हो गया Li इज इक्वल टू φ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, L1I प्लस कितना हो जाएगा, L2I। अब ये Li तो ऐसे ही रहेगा, दोनों से कॉमन क्या मिलेगा, I, तो ये बचेगा कितना, L1 प्लस L2। अब ये I से I क्या हुआ, कैंसिल, और L बराबर हमारा फार्मूला क्या आ गया, L1 प्लस L2। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब हम स्वप्रेरकत्व की बात करें या प्रेरकों के संयोजन की बात करें, वहां पर अगर हम श्रेणी क्रम संयोजन करेंगे तो दो अगर हमने प्रेरक श्रेणी क्रम में जोड़े हैं तो उन दोनों का जो स्वप्रेरकत्व निकलेगा कुल, वो उन दोनों के अलग अलग स्वप्रेरकत्व के योग के बराबर होगा। मतलब अगर इसका गुणांक हम मान लें 2 आया, स्वप्रेरकत्व कह लीजिए चाहे स्वप्रेरण गुणांक कह लीजिए, बात तो एक ही है। तो अगर इसका स्वप्रेरण गुणांक मान लीजिए 2 आया और इसका 3 आया, तो टोटल का कितना आ जाएगा, 2 और 3 को जोड़ देंगे, इसका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम का तो हो गया। नंबर 2 में कौन सा आता है, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में आपने लिखा कि हमारे पास दो कुंडलियां हैं L1 और L2, इन्हें परस्पर क्या किया गया, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। समांतर क्रम में जोड़ने का प्रोसेस यह है कि दोनों कुंडलियों का जो एक सिरा होगा वो एक तरफ और दूसरा सिरा जो होगा वो एक तरफ। अगर इनके जो स्वप्रेरकत्व दिए गए हैं या स्वप्रेरण गुणांक दिए गए हैं वो क्या हो जाए, L1 और L2 हो जाए, कुल प्रवाहित धारा कितनी हो जाए, I हो जाए। तो यहां से देखिए क्या होगा ना, ये किरचॉफ का जब नियम लगाओगे तो यहां पर जब धारा आएगी तो दो भागों में बटेगी। धारा I आ रही थी, यहां से I1 धारा इसमें चली गई, I2 धारा इसमें चली गई, और जब यहां से धारा वापस निकलेगी तो यहां पर धारा क्या हो जाएगी, I1, और यहां पर क्या हो जाएगी, I2, फिर हमारी धारा क्या हो जाएगी, I। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कुल धारा है I वह किसके बराबर है, I1 प्लस I2 के।
कुल धारा I जो है किसके बराबर है, I1 प्लस I2 के। अब यहां पर हम क्या करेंगे, समय के सापेक्ष अवकलन करने पर अब हम इसका अवकलन कर देंगे। अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, ये di अपान dt बराबर कितना आ जाएगा, di1 अपान dt प्लस कितना आ जाएगा, di2 अपान dt। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, अवकलन कर दिया। किसके साथ किया आपने, समय के साथ में। अच्छा, ये आपने फैराडे के नियम में भी पढ़ा था पहले। फैराडे ने क्या बताया था कि E इक्वल टू क्या होता है, माइनस का di अपान dt। फैराडे के नियम के अनुसार E बराबर क्या होता है, माइनस का di अपान dt, क्योंकि ये क्या है हमारा वैद्युत वाहक बल। जब यहां से माइनस को शिफ्ट इधर कर दोगे तो ये हो जाएगा माइनस का E बराबर किसके आ जाएगा, di अपान dt। इतना हो जाएगा। इसके साथ में कुछ और भी था कि केवल इतना ही था, हाँ बताइए, इसके साथ में कुछ और भी था, इसमें L भी तो आएगा जो हमारा स्वप्रेरण था। जैसे देखिए यहां पर क्या होगा, माइनस का L di अपान dt, माइनस का L di अपान dt, और यहां पर भी क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस का E कर देंगे और ये कितना आ जाएगा, L di अपान dt, या L को बटे में कर दो तो ये हो गया माइनस का E अपान L बराबर किसके आ जाएगा, di अपान dt। तो हम ये कह सकते हैं कि di अपान dt का मान किसके बराबर आ गया, माइनस का E अपान L। क्लियर। अब di अपान dt का जब मान रखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का E अपान L। इसका जब मान रखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का E अपान L1। L ना होके क्या हो जाएगा, L1। फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, E अपान L2। अब ये यहां से हो गया माइनस का E अपान L, माइनस E आपको मिल जाएगा कॉमन, क्या बचेगा, 1 अपान L1 प्लस 1 अपान L2। माइनस E से माइनस E कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन क्या आ गई, 1 अपान L इज इक्वल टू 1 अपान L1 प्लस 1 अपान L2। ये आपका फार्मूला किसका हो गया, समांतर क्रम का। और जब श्रेणी क्रम का निकाला था आपने तो क्या निकल के आया था, L1 प्लस L2।